ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन द्वारा सभी की कराई जाएगी कोरोना जांच। तेलारा के पास कपास से भरा ट्रक पलटा, 3 की दबकर मौत। आरक्षण बचाने को लेकर ओबीसी का भव्य मोर्चा। वारकरियों ने कलेक्ट्रेट के सामने शुरू किया आमरण अनशन। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक पर दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक उपाय योजना बुधवार 2 दिसंबर से शुरू की गई है, जिसके तहत जिलाधिकारी ने खुद सड़क पर उतरकर फुटपाथ के विक्रेताओं को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के लिए बाध्य किया और वैद्यकीय अधिकारियों ने स्वैब लिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन तथा आरोग्य विभाग ने बुधवार 2 दिसंबर से शहर के विभिन्न भागों के नागरिकों की कोरोना जांच शुरू की है। जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर की उपस्थिति में खुले नाट्यगृह महानगर पालिका परिसर के फेरी वालों की रैपिड एंटीजन टेस्ट कर नमूने लिए। इस अवसर पर जिला अधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चौहान, जिला परिषद के प्रभारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष पवार, निवासी उपजिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, जिला परिषद आरोग्य अधिकारी डॉक्टर आशोले, महानगर पालिका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर फारूक शेख, तहसीलदार विजय लोखंडे, HMC डॉक्टर किरण सोनटक के सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। अकोला जिले में ग्रामीण तथा शहरी भाग के नागरिकों की बड़े पैमाने में कोरोना जांच जल्द ही की जाएगी। इस प्रकार की जानकारी जिला अधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दी। अकोला शहर में भाजी विक्रेता, दूध विक्रेता, ऑटो चालक सहित छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों की जांच कर कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर से नागरिकों को बचाया जाएगा। जिले के नागरिक बड़ी संख्या में कोरोना वायरस की जांच करें, इस प्रकार का आवाहन जिला प्रशासन ने किया है। नव्याने ज्या गाईडलाईन्स दिल्या होत्या त्या अनुषंगाने सुपर स्प्रेडर्स जे आहेत त्या सुपर स्प्रेडर्सच्या बाबतीमध्ये आपल्याला आपलं काम सुरू करायचं होतं आणि म्हणून आणि जे काही उद्दिष्ट आपल्याला दिलेलं आहे आपला टेस्टिंगसाठीचं ते उद्दिष्ट जर का गाठायचं असेल तर आता शहरामधून ज्या ज्या ठिकाणी सुपर स्प्रेडर आहेत, उदाहरणार्थ हॉकर्स आहेत, किरकोळ दुकानदार आहेत, भाजीवाले आहेत, दूधवाले आहेत, या सर्व लोकांचे आपण असे रॅम्पंट सॅम्पलिंग जे आहे ते सॅम्पल आपण या ठिकाणाहून सुरू करत आहोत। या निमित्तानं आजचा आम्ही शुभारंभ आज इथून करतो आहोत। यामध्ये आम्ही फक्त असं ठरवतोय की जेवढे काही हॉकर्स आपल्याला रस्त्यावरती आत्ता बसलेले आहेत त्याच ठिकाणी आपला PPE किट घालून आपले लॅब टेक्निशियन आणि सर्व प्रकारची यंत्रणा जी आहे ती यंत्रणा आम्ही सुसज्ज ठेवलेली आहे। त्यांच्या सगळ्यांचं ऑनलाईन आम्ही रजिस्ट्रेशन करतो आहोत आणि या रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर लगेचच त्याच ठिकाणी त्यांचं सॅम्पलिंग आपण करतो आहोत। जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीने आम्ही 2-2 दिवस निश्चित करत आहोत। भाजीवाल्यांच्यासाठी 1 दिवस राहणार आहे, हॉकरसाठी 2 दिवस राहणार आहेत। दूधवाले जेवढे काही दूध शहरात आणि गावांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणाहून येऊन विकत असतात त्या सर्व दूधवाल्यांची आपण वेगाने टेस्टिंग त्याच्यासाठी आम्ही 1 दिवस निश्चित करीत आहोत। त्याचप्रमाणे कटिंगचे दुकानदार जे आहेत, कटिंग करणारे त्या सर्व लोकांचे सुद्धा एक निश्चित करून घेऊन वेळ निश्चित करून घेऊन त्या लोकांचे टेस्टिंग त्याच त्यांच्या दुकानामध्ये जाऊन करण्याचं आम्ही नियोजन या ठिकाणाहून करत आहोत। तेलारा के पास कपास से भरा ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रक के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। सरकार द्वारा कपास की खरीदी शुरू की गई है,
जिसके लिए कपास ले जाया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों मृतक अकोट निवासी है। कपास से भरा ट्रक पलटने के कारण 3 लोगों की मौत होने की घटना सामने आई है। यह घटना बुधवार की दोपहर शेगांव से अकोट मार्ग पर तेल्लारा तहसील के अड़सुल से अंदुरा के बीच हुई है। इस दुर्घटना में ट्रक के नीचे दबकर 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों मृतक अकोट के बताए जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी पाते ही गांव के नागरिकों ने घटनास्थल पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया था। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची थी। इस घटना के कारण अकोट में शोक की लहर दौड़ गई। शासन द्वारा हाल ही में सरकारी कपास खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं। ट्रक में कपास भरकर कपास खरीदी केंद्र पर ले जाया जा रहा था, तब यह दुर्घटना हुई। मृतकों के नाम की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है, उसमें भी अब ओबीसी आरक्षण बचाव का मुद्दा उठ गया है। बुधवार को ओबीसी समाज द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के माध्यम से ओबीसी आरक्षण को धक्का नहीं लगाने की मांग की गई है। मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, उसमें भी अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्म हो रहा है। अकोला में बुधवार 2 दिसंबर को ओबीसी बचाव मोर्चा निकाला गया। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद और अन्य ओबीसी संगठन द्वारा यह मोर्चा निकाला गया। ओबीसी आरक्षण को किसी भी प्रकार का धक्का ना लगे, उसके लिए यह मोर्चा निकाला गया। बुधवार की दोपहर स्वराज भवन के प्रांगण से ओबीसी आरक्षण बचाओ मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में शामिल ओबीसी समाज के नागरिकों ने हाथों में बैनर रखे थे। यह मोर्चा अकोला शहर के गांधी मार्ग पंचायत समिति मार्ग होता हुआ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां ओबीसी आरक्षण बचाव के लिए मान्यवरों ने मार्गदर्शन किया और अपनी भूमिका रखी। उसके बाद मोर्चे में शामिल एक शिष्टमंडल ने जिला प्रशासन को निवेदन सौंपा। इस मोर्चे में ओबीसी समाज के सैकड़ों नागरिक शामिल हुए थे। इस मोर्चे की अगुवाई पूर्व विधायक तुकाराम बिडकर, पूर्व विधायक हरिदास भदे सहित ओबीसी समाज के ज्येष्ठ नागरिकों ने की थी। महात्मा फुले समता परिषद ओबीसी संघटना या सर्वांच्या वतीनं अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा या ठिकाणी काढण्यात आला। ओबीसीच्या आरक्षणासाठी हा मोर्चा आहे, आरक्षण बचाव मोर्चा आहे आणि यामध्ये विविध मागण्या सुद्धा आम्ही केलेल्या आहेत। ओबीसीची जनगणना झाली पाहिजेत, विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळाली पाहिजेत, महाज्योतीला अनुदान मिळालं पाहिजेत, ह्या प्रमुख मागण्या आहेत। त्याबरोबर इतरही अनेक मागण्याचा निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला आहे। सभी मंदिर खुल गए हैं, इसी के साथ अब धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित करने की अनुमति दी जाए, इस मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वारकरी संगठनों द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया है, जिसमें भजन कीर्तन हरिपाठ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सभी देवस्थान खुल गए हैं और गांव-गांव में धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, पर जिन गांवों में गुटबाजी है, उस गांव के सप्ताह समिति के कार्यकर्ता कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो और पुलिस कार्रवाई ना हो, इसके लिए पुलिस थानों में अनुमति मांगने के लिए जा रहे हैं, परंतु धार्मिक कार्यक्रम को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार की जानकारी पुलिस थानों से दी जा रही है, जिसके कारण वारकरियों में भ्रम की स्थिति हो गई है, जिसे देखते हुए बुधवार 2 दिसंबर से विश्व वारकरी सेना व वारकरी साहित्य परिषद और महाराष्ट्र के अन्य वारकरी संगठनों के माध्यम से कम 100 भक्तों को धार्मिक कार्यक्रम के लिए नियम व शर्तें लगाकर अनुमति दी जाए, इस मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया गया है। इस अनशन में भजन और कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आमरण अनशन कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक वादक उपस्थित रहेंगे, जिसमें सांप्रदायिक भजन, चक्री कीर्तन, हरिपाठ का समावेश रहेगा। इस आमरण अनशन को केवल वारकरी संगठनों का समर्थन रहेगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की जानकारी भी दी गई। इस आमरण अनशन कार्यक्रम में हरिभक्त पारायण महाराज वारकरी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। अकोला जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये प्रथमच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर आमरण उपोषण व त्या उपोषणामध्ये वारकऱ्यांचा भजनाचा कीर्तनाचा कार्यक्रम गेल्या 8 दिवसाच्या आधी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन माननीय कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं होतं की नियम अटी लावून आम्हाला 100 भाविकांना धार्मिक कार्यक्रमाला परवानगी देण्यात यावी। मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवतो असं आम्हाला आश्वासन देण्यात आलं, पण कोणत्याही प्रकारचं उत्तर न मिळाल्यामुळे आजपासून बेमुदत
वारकऱ्यांच्या आमरण उपोषणाला सुरुवात झाली असून या उपोषणामध्ये भजन आणि कीर्तनाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रातील ख्यातनाम कीर्तनकारांचा होणार असून यामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचा वारकरी मंडळी पाठिंबा स्वीकारणार नसून फक्त वारकऱ्यांच्या स्वबळावर हे आंदोलन होणार आहे। राष्ट्रीय महामार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है। बुधवार को सुबह के समय कंटेनर ट्रक और कार के बीच दुर्घटना हो गई, जिसमें कार में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रीय महामार्ग पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। इस महामार्ग पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बुधवार की सुबह बोरगांव मंजू के पास 3 वाहनों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अकोला से मूर्तिजापुर की ओर जा रहे कंटेनर चालक का सड़क पर दौड़ रहे वन्य प्राणी को बचाने के प्रयास में अपने वाहन से नियंत्रण छूट गया, जिसके कारण कंटेनर के पिछले भाग की ट्रॉली पलट गई। वहीं मूर्तिजापुर की ओर जा रही कार और मूर्तिजापुर की ओर से अकोला की ओर आ रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर से टकरा गए, जिसमें कार और आइशर ट्रक सड़क से नीचे उतरकर पलट गए। इस घटना में कार में सवार एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में तीनों वाहनों का नुकसान हो गया। इस घटना की जानकारी पाते ही बोरगांव मंजू के थानेदार सुनील सोलंकी घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस महामार्ग की सड़क के चौड़ीकरण का काम अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ गई है। सिविल लाइन पुलिस थाने की हद में सेवानिवृत्त प्राध्यापक के घर चोरी होने की घटना सामने आई है। घटना के समय सेवानिवृत्त प्राध्यापक अपने पुत्र से मिलने पुणे गए हुए थे। अकोला के सिविल लाइन पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले रवि नगर में बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। रवि नगर में रिटायर्ड प्राध्यापक प्रकाश भूले का घर है। प्राध्यापक अपने बेटे से मिलने पुणे गए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और गणेश जी की चांदी की मूर्ति, कमरपट्टा, सोने के आभूषण, 10,000 रुपये नगद और कीमती साड़ियाँ पार कर दी। रिटायर्ड प्राध्यापक पुणे से जब अकोला लौटे तब उन्हें चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। सिविल लाइन पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। चोरों ने महंगी साड़ियां सूटकेस में भरकर पार कर दी है। आगे की जांच सिविल लाइन पुलिस कर रही है। नातीचं कानाच्या बाळ्या, नंतर चांदीची गणपतीची मूर्ती, कमरपट्टा, काळीपोत वगैरे तर नाही आहे, पण ते नकली जे आर्टिफिशियल जे आहेत ते काही आर्टिफिशियल ज्वेलरी ते गेलेली आहे। साड्या भारी भारी होत्या, तर साड्या जवळजवळ 4-5 साड्या, कारण की बॅगा सगळ्या रिकाम्या आहेत साड्यांच्या, तर ते साड्या गेलेल्या आहेत। सिविल लाइन पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले छोटी उम्र में तलवार लेकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिविल लाइन पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले छोटी उम्री परिसर में हाथ में तलवार लेकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस थाने के थानेदार भानु प्रताप मडावी को जानकारी मिली थी कि छोटी उम्री निवासी उमेश अंबादास अटलकर हाथ में तलवार लेकर लोगों में दहशत फैला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को तलवार के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही पुलिस कर्मचारी दशरथ बोरकर, आशीष ठाकुर, सुनील पाटिल, रवि काटकर, राहुल इंगले ने की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। शिक्षण क्षेत्र में प्रसिद्ध समर्थ पब्लिक स्कूल सरकारी नियम और कोरोना की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करते हुए फिर से खोली जा रही है, जिसके कारण छात्रों और अभिभावकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। पिछले 8 महीनों से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण छात्रों और शिक्षकों के बीच बंद हो चुका संवाद आज से शुरू हो गया है। विद्यार्थी और शिक्षक का नाता ही कुछ ऐसा होता है कि जब तक दोनों आमने सामने नहीं होते हैं, कुछ अधूरा सा लगता है। समर्थ पब्लिक स्कूल ने सरकार के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए शाला को शुरू किया है। शासन द्वारा शाला शुरू करने के संदर्भ में जो सूचनाएं दी थी, उन सूचनाओं के एक एक शब्दों को कड़ाई से पालन शाला व्यवस्थापन कर रहा है और भविष्य में भी इसका पालन किया जाएगा। इस प्रकार की गवाही शाला व्यवस्थापन की ओर से उपस्थित छात्रों, शिक्षकों और उनके अभिभावकों को दी।
शाला के प्रत्येक घटक के स्वास्थ्य की चिंता करना जिस प्रकार शाला व्यवस्थापन की जिम्मेदारी है, उसी प्रकार वह जिम्मेदारी अभिभावक और उनके छात्रों की भी है, जिसके कारण किस तरह से सुरक्षा के उपाय करना यह अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। अभिभावकों की ओर से समर्थ पब्लिक स्कूल को सभी प्रकार का सहयोग समय समय पर मिलता आया है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। इस प्रकार का विश्वास शाला व्यवस्थापन को है। शासन ने शाला शुरू करने के संदर्भ में दी गई सूचनाओं का पालन करने के लिए शाला व्यवस्थापन कटिबद्ध है। शाला के कर्मचारी, शिक्षक सहित समर्थ पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष श्री नितिन बाटे ने खुद की भी कोविड की जांच की है। शाला में जंतुनाशक साबुन, पानी, सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक सभी जगह पर की है। छात्रों में आवश्यक अंतर रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार सभी छात्रों को शाला में आना बंधनकारक नहीं है। छात्र अपने अभिभावकों की सहमति के अनुसार शाला में आना है या नहीं यह तय कर सकते हैं, परंतु इसकी सूचना अभिभावक शाला व्यवस्थापन को पहले ही दे, इस प्रकार का निवेदन किया गया है। पालक भी अपनी सूचना शाला व्यवस्थापन तक पहुंचाए, जिसका विचार जरूर किया जाएगा। समर्थ पब्लिक स्कूल यह अपनी शाला है। इस शाला की प्रगति के लिए जो कुछ भी संभव होगा वह करने का प्रयास शाला व्यवस्थापन कर रही है। जिस प्रकार आज तक आप सभी ने अपना सहयोग दिया है, भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा, इस प्रकार की अपेक्षा समर्थ पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष श्री नितिन बाटे ने छात्र और अभिभावकों से की है। My name is Samartha Nitin Bhatte and I am from class 9 Sinhagar, and after hearing that our school was going to restart, I am very glad and I am very happy to see all my friends and teachers again, and I am very excited that we and our teachers are now going to interact directly instead of live classes, and our school has got very nice arrangements for us. I'm from class 10th. My name is Doel Gawande, and I enjoyed the video lectures very much, and the school teachers were explaining us very nicely, and now we are very happy that school reopens, and at first they taken consent of our parents, and we feel very nice by coming to school this day. My name is Om Kishore Shanware, and today is the first day of the school reopen after the COVID. So I am feeling proud that our school has provided the sanitization very nicely and the social distancing is maintained. माझा विद्यार्थी अथर्व नितीन गावंडे इथं मुलांची चांगली व्यवस्था असं व्यवस्थित हे केलेली आहे आणि पहिला दिवस चांगलं सर्व टापटीप आहे, सर्व गोष्टी व्यवस्थित चालू आहेत आणि प्रत्येकाची आरोग्याची तपासणीसुद्धा व्यवस्थित चालू आहे। त्याच्यानं मला कशाची भीती नाही आणि व्यवस्थित सर्व काम म्हणजे सर्व शाळेवाले दीपाली साहू है, मेरी बेटी का नाम उमंग साहू है, वो 9th स्टैंडर्ड में है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके स्कूल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जब मैं उसको स्कूल में छोड़ने के लिए यहाँ पर आई तो मैंने एंट्री में ही देखा कि बहुत अच्छी सी सेफ्टी वगैरह है, बच्चों के लिए प्रिकॉशन सभी लिया गया है और सैनिटाइज बच्चों को काफ़ी डिस्टेंसिंग पे बिठाया गया है। पेरेंट्स की फुल परमिशन ली गई है, कंसर्न लेटर भी भरवाया गया है। इसलिए अगर स्कूल में अगर ऐसा कुछ भी होता है, स्कूल से अगर मैसेज आते हैं तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को भी स्कूल भेजिए ताकि उनकी स्टडी कंटिन्यू हो। विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यामधील नातेच असते की ते समोरासमोर आल्याशिवाय त्याला रंगत येत नाही। माझ्या मते मला जर असे विचारले तर खरा विद्यार्थी कोण, तर जो शिक्षकामध्ये शिकवण्याची स्फूर्ती निर्माण करतो तो खरा विद्यार्थी, व खरा शिक्षक कोण, तर जो विद्यार्थ्याच्या चेहऱ्याकडे पाहून त्याच्या मनातील शंका समजून घेतो त्याला आपण खरा शिक्षक म्हणू। त्यामुळे आज हे शिक्षक व विद्यार्थी एकमेकांच्या समोरासमोर येत आहेत, याचा मला फार आनंद होतो आणि हे शिक्षण प्रक्रिया जी आहे हे दोन्ही साईडची असते। त्यामुळे आज ह्या शाळा ज्या सुरू झाल्या आणि सर्व कोविडचे शासनाचे असलेले नियम याचं आम्ही पालन करून हे शाळा सुरू केली आणि विद्यार्थ्यांचा व पालकांनी फार मोठा विश्वास दाखवला, त्याबद्दल त्यांचे सर्वांचे मी अभिनंदन करतो। आणि आज हे विद्यार्थी व शिक्षक समोरासमोर येत आहेत याचा फार आनंद होतो। पातूर तहसील में मूंग, उड़द और सोयाबीन फसल का भारी नुकसान होने के बाद अब चना और गेहूं फसल पर विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिसे देखते हुए किसानों ने कृषि विभाग से मांग की है कि उनका मार्गदर्शन किया जाए।
खरीफ हंगाम में अति अल्प उत्पादन के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है। उसमें भी अब चना फसल पर मर रोग आने के कारण किसान फिर से आर्थिक संकट में आ गया है, जिन्हें कृषि विषयक मार्गदर्शन की जरूरत आ गई है। पातुर तहसील के अधिकांश भाग में अत्यधिक बारिश के कारण मूंग, उड़द, सोयाबीन, ज्वार, कपास जैसी फसलों का भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसान ने रब्बी हंगामा में गेहूं और चने की फसल बड़े प्रमाण में ली है। पोषक वातावरण के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी आई है, परंतु इन फसलों पर मर रोग का प्रादुर्भाव बड़े प्रमाण में हो गया है, जिसके कारण किसान चिंता में गिर गया है। पातुर तहसील के किसानों ने अपने पास का सारा पैसा रब्बी हंगाम की फसलों पर लगा दिया है, जिसमें गेहूं और चने की फसल बड़े प्रमाण में ली है, परंतु इन फसलों पर मर रोग आने के कारण किसान फिर से एक बार चिंता में आ गया है। किसानों ने मांग की है कि इस रोग को लेकर कृषि विभाग किसानों का मार्गदर्शन करे। रब्बी हंगाम में आने वाली फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिसे लेकर कृषि विभाग के मार्फत कार्यशाला का आयोजन कर उचित मार्गदर्शन करने की जरूरत आ गई है। कपाशी पिकावर बोंडअळी आल्यामुळे कपाशीचे पीक उपटून हरभरा पेरणी केली, त्यानंतर हरभऱ्यावर बी मर रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे। मर रोगाचा प्रादुर्भाव जास्तच आहे, तर त्यामुळे कृषी विभागाने मार्गदर्शन करावं आणि आर्थिक मदत सरकारनं जाहीर करावी। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने तेलारा में अवैध रूप से शराब बेचने वाले 3 आरोपियों के घरों में छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में देसी शराब के 15 बक्से जब्त किए गए। पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने तेलारा शहर में 3 अवैध शराब विक्रेताओं के घर पर छापे की कार्रवाई कर बड़े प्रमाण में देसी शराब का माल पकड़ा है। 3 जगह की गई छापे की कार्रवाई में शिवाजी चौक निवासी अमर केशव सिंह ठाकुर, मिलिन नगर निवासी रामबल सिंह गरीबीदास राजपूत और मिलिन नगर निवासी हितेंद्र मथुरादास गनात्रा को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में देसी शराब के 15 बॉक्स जब्त किए गए। इस कार्रवाई में 38,324 रुपयों की शराब जब्त की गई। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल और उनके दल ने की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन द्वारा सभी की कराई जाएगी कोरोना जांच। तेलारा के पास कपास से भरा ट्रक पलटा, 3 की दबकर मौत। आरक्षण बचाने को लेकर ओबीसी का भव्य मोर्चा। वारकरियों ने कलेक्ट्रेट के सामने शुरू किया आमरण अनशन। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक पर दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।